एवरीवन, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी सब्जेक्ट में कल हमने कुछ रोग मुक्त तक देख लिया था। अब इसके आगे का आज स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जन्मजात विकृति के बारे में। जन्मजात विकृति, बच्चे में कुछ जन्मजात विकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि हाथ और पैर का मुड़ा होना, दोनों घुटनों का आपस में सटा होना या दोनों के बीच में अधिक जगह होना, रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर उभरा हुआ होना तथा गर्दन का एक तरफ की ओर मुड़ा होना। इस विकृति में शिशु अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाए रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से अपनी सिर को गर्दन के मध्य रेखा से दूसरी तरफ विपरीत दिशाओं में घुमाने में असमर्थ होता है। मतलब उसका एक तरफ से सर झुका हुआ रहता है और वो गर्दन को ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। आगे है छठा, चोट के कारण विकृति। शरीर के किसी भी भाग में चोट अथवा दुर्घटना के कारण हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं या फिर कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से गंभीर विकृति रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण होती है। यह चोट प्रमुख दो रूप से हो सकती है। पहला है पूर्ण रूप से चोट और नंबर 2 है आंशिक रूप से चोट। अगला है नंबर 7, अविकसित अंग। कुछ बच्चों में अविकसित अंग पाए जाते हैं। इसमें हाथ व पैर का विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे के कार्य संपादन के लिए किसी अतिरिक्त सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे यदि कोई बच्चा अपने शरीर पर साबुन नहीं लगा पाता है तो उसमें क्या है, गामक समस्या है, मतलब उसकी मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं, जिस वजह से उसके हाथ पैर ज़्यादा मूव नहीं हो रहे हैं इधर से उधर। तो क्या होता है, वो उसके लिए क्या करेगा, एक डंडे में साबुन लगाकर उससे अपने जो है शरीर पर साबुन लगाएगा। फिर अगला है मांसपेशीय क्षरण। यह एक ऐसी गामक विकृति है जिसमें बच्चे का जन्म सामान्य होता है, लेकिन जन्म के 3 वर्ष के उपरांत उनकी मांसपेशियों में विकृति शुरू हो जाती है, जैसे समय समय पर उसकी विकृति होना। अब जन्म तो एक सामान्य बच्चे की तरह ही होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है 3 वर्ष की उम्र के बाद उसकी मांसपेशियां गलना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे मांसपेशियां हड्डी से अलग होने लगती हैं और वो अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, और जो बच्चा होता है पूरी तरह से दिव्यांग बन जाता है या धीरे धीरे दिव्यांग होने लगता है। फिर अगला है 3.5 यूनिट हमारी अगली 3.5। इसमें हम पढ़ेंगे बहुविकलांगता के बारे में, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो दिव्यांगता से आप समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति में एक समय पर एक से अधिक दिव्यांगताओं का होना ही बहुदिव्यांगता कहलाता है। अब इसमें देख लीजिए, लिखा है एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को बहुविकलांगता तथा इस प्रकार की विकलांगता को बहुदिव्यांगता या बहुविकलांगता कहते हैं, और यह निम्न प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 है श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित। देखिए, पहले विकलांगता शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन शब्द अब बदल दिया गया है, इसे अब दिव्यांगता कहते हैं। ठीक है, तो पहला है श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित। जब व्यक्ति बाहरी वातावरण की ध्वनि को सुनने में अक्षम होने के साथ साथ किसी वस्तु को सामान्य दूरी पर स्पष्ट रूप से देखने में अक्षम होता है, तो उसे श्रवण दृष्टिबाधित बहुविकलांगता कहते हैं। यानी कि बालक ना ही ठीक से सुन पा रहा है और ना ही देख पा रहा है, तो वो क्या है, श्रवण अक्षम दृष्टिबाधित बालक कहलाएगा। अगला है मानसिक मंद श्रवण अक्षम दृष्टि व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति में सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने आदि में अक्षमता हो, बाह्य वातावरण की, यहाँ पे बाह्य होगा, बाह्य वातावरण की ध्वनि सुनने में अक्षमता हो तथा सामान्य दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो रही हो, तो उसे दृष्टिबाधित श्रवण अक्षम मानसिक मंदता से ग्रसित बहुविकलांग व्यक्ति कहेंगे। मतलब दृष्टिबाधित भी है, श्रवण अक्षम भी है और मानसिक मंदता भी है, तो इसमें 3 दिव्यांगताएं एक साथ हैं। अगला है मानसिक मंद एवं दृष्टिबाधित। तो सीखने में कमी व सीखने में अक्षम एवं सामान्य परिवेश में वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो, तो उसे दृष्टिबाधित व मानसिक मंदता कहते हैं। अगला है सीपी नंबर 4, मानसिक सेरेब्रल पाल्सी और मानसिक मंदता एक साथ होना। तो प्रमस्तिष्की पक्षाघात और मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्की क्षति होने के साथ साथ उसके अंग प्रभावित होते हैं। प्रभावित लिखा, प्रभावित होगा, प्रभावित होते हैं। अगला है मिश्रित विकलांगता मंदता। इसमें क्या है, कौन कौन सी दिव्यांगताएं साथ साथ में होंगी, एक तो डीफ और ब्लाइंड, और दूसरा एपिलाप्स और ऑटिज्म। अगला है डीफ प्लस एमआर, मेंटली रिटार्डेड वाले बच्चे इसमें आते हैं। और अगला एसडी ऑटिज्म जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और अगला है लो विजन प्लस ऑटिज्म, अल्पदृष्टि के साथ साथ में ऑटिज्म का होना या स्वालीनता का होना। इसके पहले भी हमने 2 वीडियो बनाए हैं जो फुल फॉर्म वाले वीडियो हैं। अभी और वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है सारे करवा देंगे, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें करवाए हैं फुल फॉर्म। और एक बनाएंगे वीडियो, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ एक ही क्लास में पूरा करवा देंगे।
अब इसमें पार्ट्स में है, पहले आप एक एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ना, फिर बाद में एक साथ पूरा रिवीजन के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है। मिश्रित विकलांगता के लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1 है चलन विकास में देरी। नंबर 2 है वाणी व भाषा के विकास में देरी व सीमित होना। नंबर 3 है गामक लक्षण, मूलतः चलने फिरने उठने बैठने पकड़ने आदि में कमी। ये गामक लक्षण होते हैं, चलना फिरना उठना बैठना, जो हम मांसपेशियों से काम करते हैं वो सब गामक में आता है। नंबर 4 है स्मृति में कमी। नंबर 5 है प्रतिकूल व्यवहार। नंबर 6 है जीवन के मुख्य कार्यों को करने में आवश्यकता होना, किसी खुद से काम ना कर पाना बल्कि अन्य लोगों की सहायता लेना। आगे है यूनिट 4.4 4.1 है यूनिट हमारी। इसमें पढ़ेंगे शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप के बारे में। किसी भी प्रकार की विकलांगता या असमानता या कम से कम उम्र में पता लगाना शीघ्र पहचान कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति में अगर कोई विकलांगता है तो उसका जल्द से जल्द शुरुआती लक्षणों से ही पता लगा लेना और उसका इलाज कराना ही शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप कहलाता है। हस्तक्षेप का मतलब होता है उसका इलाज करवाना व्यक्ति का। शीघ्र पहचान करने के बाद जल्द से जल्द उस विकलांगता या असामान्यता का उपचार एवं समाधान करना शीघ्र हस्तक्षेप कहलाता है। शीघ्र पहचान हम गर्भावस्था के दौरान भी कर सकते हैं। बच्चे को उसकी विकलांगता के आधार पर सही सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द पहचान करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगला है क्रिटिकल एज जिसे बोलते हैं, 0 से 5 वर्ष की अवस्था। तो यह वह समयावधि है जब बालक का बौद्धिक, भाषिक, सामाजिक तथा चलन का विकास शीघ्रता से होता है। इस काल में बच्चे के मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चा हर एक चीज़ को जल्दी सीख जाता है। यदि बालक को किसी भी प्रकार की विकलांगता है तो उसका प्रभाव बच्चे के पूर्ण विकास पर पड़ता है, इसलिए शीघ्र पहचान द्वारा इस समय भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। अगला है शीघ्र पहचान का महत्व। शीघ्र पहचान या इसे क्रांतिकाल भी कहते हैं या क्रिटिकल एज भी कहते हैं, इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। शीघ्र पहचान के बाद शीघ्र हस्तक्षेप द्वारा विकलांगता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नंबर 3 है शीघ्र पहचान द्वारा बच्चे के वाणी या भाषा के विकास को सामान्य स्तर तक लाया जा सकता है। अगला है बच्चे की शैक्षिक समस्याओं का सही समय पर सही समाधान किया जा सकता है। बच्चे के सामाजिकरण में आसानी होती है। बच्चों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो विकलांगता की शीघ्र पहचान व शीघ्र हस्तक्षेप से बालक का विकास विकलांगता होते हुए भी काफ़ी हद तक सामान्य हो पाएगा तथा शिक्षण व प्रशिक्षण के बाद उसे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा समाज में विश्वास के साथ वह स्वतंत्र जीवन यापन कर सकता है। अगला है यूनिट 4.2 परीक्षण या स्क्रीनिंग। क्या कहते हैं, तो परीक्षण एवं जांच स्क्रीनिंग के द्वारा उन बच्चों या व्यक्तियों की पहचान की जाती है जिनमें विकलांगता की संभावना होती है तथा पहचान किए गए व्यक्ति या बालक के निदान के लिए अतिरिक्त जांच के लिए भेजा जाता है। स्क्रीनिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत आबादी में से ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाता है जिनके विकास में कुछ असामान्यता या अक्षमता देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का यदि शीघ्र हस्तक्षेप न किया गया तो यह स्थिति विकलांगता बन सकती है। यदि अतिशीघ्र उनका इलाज ना कराया जाए तो उनकी जो समस्या होती है विकलांगता का रूप धारण कर लेती है, जो उनको पूरे जीवन के लिए एक समस्या बन जाती है। समस्या की शीघ्र पहचान होने से विकास की अवस्थाओं में ही उसका निदान किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जांच वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकासात्मक अवस्था में विकलांगता को सही ढंग से वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विकलांगता का विभिन्न प्रकार से जांच करके विस्तृत उल्लेख किया जाता है। अगला हम देखेंगे स्टाफ ऑफ स्क्रीनिंग। जो परीक्षण करता होते हैं इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो डॉक्टर होता है, नर्स होती है, लैब स्टाफ होता है, पूरा प्रयोगशाला करता है, मनोवैज्ञानिक होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट श्रवण वैज्ञानिक जिसे कहते हैं, भाषा वैज्ञानिक, विशेष शिक्षक होते हैं, समाज सेवक, आंगनवाड़ी वर्कर, इतने लोग होते हैं। और परीक्षण होता कहाँ पर है, स्थान कौन सा होता है, तो परीक्षण का स्थान कहाँ पर, हॉस्पिटल में होता है। परीक्षण का स्थान में कौन, हॉस्पिटल में होता है, स्कूल में होता है परीक्षण, कम्युनिटी सेंटर पर होता है, कैंपस में होता है, और RCI जो है आपका रिहेबिलिटेशन जो पुनर्वास होता है जहाँ पर दिव्यांग बच्चे रहते हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग का काम होता है। अब इसके विधियाँ क्या क्या होती हैं, मेथड्स ऑफ असेसमेंट, जांच की विधियाँ, कैसे स्क्रीनिंग होती है किस विधि से, तो इसमें कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनमें निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाएगा कि क्या आपके बच्चे को चलने फिरने में समस्या है। अगला, क्या आपके बच्चे को सुनने में समस्या है, क्या आपके बच्चे को बोलने में समस्या है, क्या आपके बच्चे को सोचने समझने में समस्या है, क्या आपके बच्चे को व्यवहारिक समस्या है। अगला होता है फॉर्मल असेसमेंट होता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मल असेसमेंट के बाद बच्चे का फॉर्मल असेसमेंट करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट टूल की आवश्यकता होती है, कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। फिर हम देखेंगे विकास के चरण।
नंबर 1 है 0 से 2 माह तक के बच्चे आवाज़ों को सुनकर कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएँ देते हैं, जैसे चौंक जाना इत्यादि। 3 महीने के बाद गर्दन पर नियंत्रण होने के बाद बच्चा ध्वनि की दिशा का निर्धारण करने लगता है। 4 से 6 माह तक के बच्चे माँ, मम्मा, पापा बोलने लगते हैं। 8 से 10 माह के बच्चे वातावरण की आवाज़ को सुनकर दोहराते हैं, लेकिन उन आवाज़ों के अर्थ को नहीं समझते हैं। 10 से 12 माह तक के बच्चे अर्थपूर्ण शब्द बोल देते हैं। 1.5 वर्ष तक के बच्चे एक-एक शब्द में छोटे-छोटे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे 2 से 3 शब्दों के वाक्य बना लेते हैं, जैसे मुझे खाना दे दो। इस तरह से अगली यूनिट है यूनिट 4.3। इसमें देखेंगे देर से पहचानने के बच्चे और बच्चों का निवारण। देर से पहचाने के मतलब उनमें जो समस्या थी वो और बढ़ चुकी है, उसके बाद में उनके लक्षणों को पहचान पाना। तो हम सभी जानते हैं कि शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम द्वारा बच्चों की पहचान कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश यदि किसी बच्चों की समस्या को 5 वर्ष की आयु के अंतर्गत नहीं पहचाना गया तो समस्या के समाधान में कठिनाई होती है। देर से पहचाने के बच्चों के लिए हस्तक्षेप कार्यक्रम, इन बच्चों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हस्तक्षेप कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। नंबर 1 है गामक कौशल। ऐसे बच्चे गामक कौशल में काफ़ी पिछड़े होते हैं। इनमें से कुछ गामक कौशल की क्षतिपूर्ति की जाती है तथा कुछ कौशल को बैठाने के लिए सहायक उपकरणों की व्यवस्था की जाती है। स्वयं सहायता कौशल, इन बच्चों की पहचान देर से की जाती है, इसलिए इनमें स्वयं सहायता कौशल जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि सिखाया जाता है।